नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एमपी में कांग्रेस का फोकस हारे हुए क्षेत्र पर है और कांग्रेस को मालवा और निमाड़ में बड़ी हार का सामना 2023 में करना पड़ा था। तो अब हारे हुए गढ़ मालवा की मजबूती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का पूरा ध्यान है, जिसको लेकर कांग्रेस के मंसूबे सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने मालवा के गढ़ को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से लेकर ज्यादातर बड़े पद मालवा अंचल से आने वाले नेताओं के हवाले कर दिए। ताजा नियुक्ति की बात की जाए तो मालवा क्षेत्र से ही आने वाली रीना बोरासी को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया। कांग्रेस की नियुक्ति को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, जहां पार्टी में हुए बदलाव को कांग्रेस को मजबूती देने की कवायद बताया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि कई वर्षों से कांग्रेस को मालवा में अच्छी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जिसको भांपते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने मालवा को मजबूत करने की कवायद शुरू की है और हाल ही में हुई रीना बोरासी की नियुक्ति भी उसी का हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी को बनाने का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां से लोग निकल कर आएंगे तो 2028 में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मालवा निमाड़ पर कांग्रेस का फोकस नहीं है, जीतू पटवारी की मजबूरी है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस में समांतर राजनीति है, आपसी टकराव है। कांग्रेस को जीतू पटवारी को काम करने में मुसीबत हो रही है। जीतू पटवारी को कांग्रेस में दबाव में नियुक्ति कर रहे हैं। भोपाल और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दिग्विजय सिंह किसी की नियुक्ति नहीं होने दे रहे, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने बेटे की लीडरशिप रखना चाहते हैं। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पक्ष विपक्ष का। सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, वो लगातार कई वर्षों से नहीं मिल रही। इस बात को उच्च और हाईकमान ने भी समझा और जीतू पटवारी जी जो कि इंदौर से आते हैं और धार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी की नियुक्ति हुई और अभी हाल में जो नियुक्ति हुई रीना बोरासी की, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कायावत चल रही है और मजबूती से लोग निकल कर आए। जो कमजोर क्षेत्र है वहां से हम जब निकल कर ज्यादा नेतृत्व निकल कर आएगा, ज्यादा लोग मोबिलाइज होंगे, निश्चित रूप से 2028-29 के जो चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम करेगी। देखिए, मालवा निवाड़ पर फोकस नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जीतू पटवारी जी की मजबूरी है। मालवा और निवाड़ का जो लीडरशिप है वो जीतू पटवारी की समानांतर लीडरशिप है, इसलिए आपसी में उनमें टकराव है और टकराव के कारण वह जीतू पटवारी जी को काम करना थोड़ा मुसीबत हो रही है और इसी का परिणाम ये है कि कांग्रेस मजबूरी में ये सारे लीडरशिप नियुक्तियां जारी कर रही है। और किस तरह से मजबूत हो पाती है कांग्रेस, क्या मजबूत कर पाएगी मालवा निमाड़ को? चलिए, तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सागर कसेरा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिम्पी अग्रवाल जी, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। सिम्पी अग्रवाल जी, यहाँ बात की जाए मालवा निमाड़ को, अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई निमाड़ को कि कैसे वहाँ पर कब्जा किया जाए, कैसे वहाँ पर अपना गढ़ बनाया जाए। तो किस तरह की कोशिशें आप लोग वहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि 42 सीटें वहाँ पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, टोक दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ कोई, तो 42 सीटें वहाँ पर शायद बीजेपी ने जीती थी। और ऐसे में आप लोग किस तरह से, क्योंकि काफी समय से आप लोग वहां पर अपनी जमीन खो चुकी हैं, तो कैसे वहां पर अपनी जमीन तराशने के लिए काम कर रही हैं आप लोग? देखिए मनीष जी, आज का जो विषय है उससे संबंधित पहले तो दो प्रमुख बिंदुएं हैं। पीढ़ी परिवर्तन का ये दौर है जहां पर जो हमारी वरिष्ठ नेतृत्व है, जिन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक धरोहर को सहेज के रखा है, अब वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की ओर हस्तांतरित हो रही है, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि हम अब कांग्रेस की सेकंड लाइन को या हमारी फ्यूचर लीडरशिप को एस्टैब्लिश कर सकें। और दूसरा, ये हमारा संगठन सृजन का वर्ष है, जिसके तहत
हम ज्यादा से ज्यादा युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर एक प्रोफाउंड लीडरशिप को मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश कर सके। जहां तक बात है कि हम मालवा निमाड़ के क्षेत्र को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन को हमेशा से स्थापित करने का प्रयास किया है और यदि कोई क्षेत्र कमजोर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है, तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि हम उस क्षेत्र को भी अधिकांश और मजबूत नेतृत्व और प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे। चाहे वो विंध्य का क्षेत्र हो, चाहे वो महाकौशल क्षेत्र हो, या फिर वो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, या वो मालवा निमाड़ का क्षेत्र हो, कांग्रेस के लिए प्रत्येक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और हमने, चाहे वो कमलेश्वर पटेल जी जो विंध्य से आते हैं उन्हें CWC मेंबर बनाया, ओमकार सिंह मरकाम जी जो AICC मेंबर हैं वो महाकौशल प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यश गंगौरिया जी महाकौशल प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जयवर्धन सिंह जी जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी तारतम्य में अब हमने रीना बोरासिया जी के हाथ में भी कमान दी है जो मालवा निमाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। यहाँ पर बात की जाए सागर कसेरा जी, आपकी पकड़ है वहाँ पर, उस कहते हैं ना कि एक चक्रव्यूह बनाने की तैयारी में है भाई कांग्रेस, और उस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, कोशिश यही है कांग्रेस की कि वहाँ पर एक अच्छी तैयारी की जाए ताकि 2028 में जब चुनाव आए तो बीजेपी को पटकनी देने में आसानी हो। वहाँ पर अच्छी खासी सीटें आपने जीती हैं और ऐसे में वहीं से जीतू पटवारी आते हैं, उमंग सिंगार आते हैं, अब इनकी महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासिया भी वहीं से आती हैं। मतलब कि पूरा फोकस वो क्षेत्र है जहाँ पर बात की जाए अच्छी खासी सीटें हैं, 66 सीटें हैं, तो उस पर पूरा फोकस कर ली है कांग्रेस। देखिए ये वैसे इनका अपने घर का मसला है, इस पर टिप्पणी करना मैं ज्यादा उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जब ये बोलते हैं कि उनके संगठन सृजन का वर्ष है तब सच्चाई बताना थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। और वो यह है कि सृजन तब होता है जब घर नींव से मजबूत हो। कांग्रेस का घर तो आज विरासत और विरोध की लड़ाई में दरक रहा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण हमें बिहार के चुनाव में दिखाई दिया जब AIMIM उनसे अधिक या उनके बराबर सीट लेकर आती है। तो मुझे लगता है कि ये जब कहते हैं युवाओं को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का युवा नेतृत्व कौन है? वही जो चुनाव हारे, वही जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया है। और जब उन्हें पदों के सहारे दोबारा राजनीतिक ऑक्सीजन दी जा रही है तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्रवाद को विस्तारित करने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन नेतृत्व को मजबूत करने का तो बिल्कुल नहीं। रीना बोरासिया जी सांवेर से जीतू जी के एक हारी हुई उम्मीदवार की जो पीछे चुनाव हारी हैं, आज उनको वापस से इन्होंने यहाँ पर स्थान दिया। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ मतलब ये जो बेसिकली कहते हैं कि जो जमीन से निकला हुआ है, बूथों में पला हुआ है और संघर्ष में सिद्ध हुआ है, वो नेतृत्व होता है। लेकिन कांग्रेस में युवाओं का मतलब क्या होता है? पार्टी ऑफिस में पला हुआ, वंशवाद में ढला हुआ और ट्विटर पर सिद्ध हुआ। यही बेसिकली नेतृत्व की एक परिभाषा बनी। अब संतुलन की बात बताएं तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में संतुलन और प्रतिनिधित्व देती है अपने संगठन को। वहीं कांग्रेस न तो संतुलन बना रही है बल्कि संतुलन की स्थिति को उन्होंने अपने ही क्षेत्र में बिगाड़ने का प्रयास किया। जो गुटबाजी में जिनका हमेशा योगदान रहा, उन्हें ये पदों को देते आए हैं। इसलिए कभी मालवा पर ये मालवा इनको भारी लगता है, कभी महाकौशल इनका नाराज हो जाता है, तो कभी चंबल और विंध्य की अनदेखी करते हुए दिखाई देते हैं। अब जहां तक मतलब ये बात बोलते हैं कि जहां संगठन कमजोर है वहां नेतृत्व देंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस दिशा में इन्होंने संगठन को और कमजोर करने का ही प्रयास किया है। और वक्त जब आएगा 28 में तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, चूंकि मैं इंदौर से ही बिलोंग करता हूँ, सांवेर हमारे बगल में है, तो वहां का कार्यकर्ता इतना नाराज है, इन्हीं का कार्यकर्ता, और उसी का प्रतिफल 2028 में इतना बुरा मिलने वाला है। मुझे लगता है कांग्रेस को एक बार अपनी ही रमेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस पूरी मजबूती से फिलहाल 2028 पर फोकस है कांग्रेस का, लेकिन यहाँ बात की जाए किसान और आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मालवा निमाड़ एक किसान और आदिवासी क्षेत्र माना जाता है,
उमंग सिंघार भी वहीं से, जीतू पटवारी भी वहीं से, रीना बोरासिया भी वहीं से। लेकिन एक बात जो कही बीजेपी प्रवक्ता ने कि जीतू पटवारी भी हार चुके हैं, रीना बोरासिया की बात कही कि वो भी हार चुकी हैं, और ऐसे में उनको नेतृत्व दिया जा रहा है। क्या वो नेतृत्व स्वीकार होगा जनता को या फिर वहां के लोगों को? देखिए, मोटे तौर पर कोई राजनीतिक दल किसको कौन सा पद देता है ये उनका अपना गणित होता है और उनका अपना निर्णय होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो अभी नियुक्ति हुई है महिला कांग्रेस में बोरासी जी की, तो चूंकि दोनों बड़े पद अभी मालवा निमाड़ के पास ही हैं और तीसरा बड़ा पद भी वहीं चला गया, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश का जो क्षेत्रीय संतुलन है उसमें तो थोड़ी सी कमी दिखती है। लेकिन फिर भी चूंकि भाजपा कांग्रेस में एक निश्चित रूप से ये बात सही है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है, नई पीढ़ी नए चेहरे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वाभाविक है, ठीक है कि वो चुनाव हार गए हैं। कई बार कई लोग चुनाव हारते हैं, लेकिन चुनाव हार करके भी कई बार उनको बड़ी एनर्जी मिलती है। तो अब ये आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि किस प्रकार ये लोग संगठन को मजबूत करते हैं। और मोटे तौर पर कांग्रेस की हार जो पिछले दिनों से कुछ दिनों से कांग्रेस हार झेल रही है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में जो झेल रही है, उसमें मुझे जो लग रहा है कि कई वक्त उनके नीतियों के और उठाए जाने वाले मुद्दों की कमी है। कौन सा मुद्दा है जो जनता को क्लिक कर सकता है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस उनसे थोड़ी सी पीछे हो रही है। एक समय हुआ करता था कि उसके कांग्रेस के जो नारे थे वो लोगों की जुबान पर रहते थे, लेकिन अब वो नारे नकारात्मक, दूसरे पे हमला करना, तीसरा मुद्दा कौन सा मुद्दा उनको लेना, तो इस पर भी थोड़ा चूंकि उससे पीछे हटी है कांग्रेस, और केवल कुछ इस तरह की बात है, उनकी सारी की सारी राजनीति सत्ता पर केंद्रित ज्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रनीति और राजनीति में दोनों में थोड़ा सा जो फर्क दिखने लगा है, मैं समझता हूं कांग्रेस को 2028 के लिए उन नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। ये बात सही है कि ये जो नियुक्ति है इसमें क्षेत्रीय संतुलन की झलक नहीं है, क्योंकि तीनों बड़े पद मालवा को चले गए हैं। तो लेकिन फिर भी आने वाले समय में लीना जी किस प्रकार अपनी परफॉर्मेंस दिखती हैं, क्योंकि मोटे तौर पर भाजपा को अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में महिला वोटर्स भाजपा को थोड़ा पसंद कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये महिला वोटर में कितना प्रभाव डालती हैं, ये आने वाले समय में इसको पता चलेगा। जी ठीक है, यहाँ पर बात करें सिंपी अग्रवाल जी, देखिए क्षेत्रीय संतुलन कहाँ बना पा रहे हैं आप लोग बड़े बड़े पद वहीं के लोगों के, नेता प्रतिपक्ष वहीं के, प्रदेश अध्यक्ष वहीं के, प्रदेश महिला अध्यक्ष वहीं की, तो कैसे आप लोग वहां पर संतुलन बनाएंगे? सिर्फ एक 66 सीट को लेकर आपने पूरी रणनीति तय कर दी कि नहीं हम लोग वहीं पर रखेंगे, और वहां पर भी अगर आप लोगों को वो नहीं मिल पाया रिजल्ट, जिस रिजल्ट की आप लोग सोच रही हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद तो और क्षेत्रीय जो और क्षेत्र है वहां वो आप लोग के लिए फिसलते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए हमने कई राज्य देखे जिसमें हमेशा, उत्तराखंड मैंने देखा, उत्तराखंड में भी आप क्या करण महाराज जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पहले हुआ करते थे, अब तो गोदयाल जी हैं, उन्होंने भी ये रणनीति बनाई थी कि हम यहाँ पर जहाँ पर भी हम हारे थे या फिर जहाँ पर हम कमज़ोर थे, हम वहाँ पर अपनी रणनीति बनाकर हम तेज़ी से फोकस करेंगे, लेके आएंगे। मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस ने यूपी में भी इसी तरह की रणनीति बनाई थी। मतलब एक जगह फोकस करके आप लोग कई जगहों को खो देते हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है, आप शून्य हो जाते हैं, फिर क्या होता है, एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। सिंपी जी देखिए मनीष जी, अभी हमने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी आपको भी क्षेत्रीय संरचना के बारे में बताया था। हाल ही में 3 अहम नियुक्तियां हुई हैं। अगर हम यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि यूथ कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रंटल है, वो महाकौशल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देता है। सेवा दल की नियुक्ति हुई है, वो भोपाल को प्रतिनिधित्व देता है, और महिला कांग्रेस की जो नियुक्ति हुई है वो मालवा निमाड़ को प्रतिनिधित्व देता है। तो संतुलन प्रयास कर रहे हैं हम कि हर जगह हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व हम दे सके। हिना कांवरे जी हैं, वो राष्ट्रीय सचिव बनी है, पंजाब की सह प्रभारी बनी है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो क्या रायबरेली में हमने थोड़े से नेतृत्व में बदलाव कर स्मृति ईरानी जी को नहीं हराया, या फैजाबाद सीट महागठबंधन नहीं जीत कर आई? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जिस रणनीति पर चल रही है वो असरदार नहीं होता है। हाँ, बिहार के अंदर जो हुआ, हम हारे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अपनी हार को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन
आप जो ये कह रहे हैं कि 2028 के बाद क्या, तो पहले 2028 का चुनाव हो तो जाने दीजिए। और अभी तो बहुत सारे फ्रंटल्स हैं जहां पर हम धीरे धीरे नवीन नियुक्तियों को करते जा रहे हैं। आपने जिला अध्यक्षों में भी अगर देखा हो तो हमने प्रियव्रत सिंह जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ कांग्रेस के, उन्हें हमने जिले की कमान दी। जयवर्धन सिंह जी को हमने जिले की कमान दी। प्रतिभा रघुवंशी जो राष्ट्रीय पदों पर रह चुकी हैं, उन्हें हमने जिले की कमान दी। वो तो 71 जिलों के तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा ना, तो वो तो आप लोग बनाएंगे ही, वो तो बनाना पड़ेगा। देखिए कि हम लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष का पद माना जाता है, नेता प्रतिपक्ष का पद माना जाता है एक पार्टी के लिए और बड़ी पार्टियों के लिए, तो वो पद आप एक जगह के लोगों को अगर आप देते हैं, देखिए समझिए इस बात को, मेरा कहना यह है कि अगर वहां पर रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आया, अनुकूल आपके रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बाद आपको नहीं लगता है कि उस वक्त आपको लगेगा नहीं जी हमारी ये रणनीति फेल हो गई, अगर हम इनको यहाँ का बना देते या फिर हम इस क्षेत्र का बनाया जाता, एक प्रदेश अध्यक्ष इस क्षेत्र का बनाया जाता, तो वो रणनीति काम आई थी आपको। क्योंकि अभी क्षेत्रीय संतुलन की आप बात कर रही हैं, वो क्षेत्रीय संतुलन वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो ज्यादा समझते हैं मध्य प्रदेश को, शायद हमसे आप लोग सबसे ज्यादा समझते हैं, रमेश शर्मा जी। वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें हमसे तो बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन हमने आपसे सबसे पहली बात एक कही थी कि ये कांग्रेस के लिए पीढ़ी परिवर्तन का समय है और हमारे जितना वरिष्ठ नेतृत्व रहा है, हमने उनकी कहीं पर भी उपेक्षा नहीं करी, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो या फिर गोविंद सिंह जी हो, ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में रह चुके हैं। कसेरा जी, आपको क्या लग रहा है, ये पहली बार नहीं है कसेरा जी, मैंने कई राज्यों में रिपोर्टिंग भी की है, कई राज्यों में कई वहाँ के राजनीति को मैंने समझा है, बड़े करीब से देखा मैंने कई राज्यों के कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, वहाँ की राजनीति को। मैंने एक चीज़ देखी है कि जहाँ पर कमज़ोर हो वहाँ पर अपना जी जान लगा दो और फिर वहीं पर अगर धाराशाही हो जाओ तो क्या होता है कि फिर जो अगला क्षेत्र या फिर जो अगले विधानसभा क्षेत्र उस पर बड़ा असर पड़ता है। आपको लगता है कि ऐसा होता है? और अगर वहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए वहाँ पर घाटे का सौदा हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस में? मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है, जनता के दिलों से जुड़ी हुई पार्टी है और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन हमारे कार्यकर्ता समाज में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके कार्यों को करते हैं। कांग्रेस जो है वो बेसिकली समाज को जाति, धर्म और क्षेत्रों में बांटकर राजनीति करती आई और वही जो बीमारी है उनके अपने संगठन के खून में उतर चुकी है पूरी तरह से। और जिस पार्टी में नियुक्तियां जो है बेसिकली योग्यता से नहीं होती, क्षेत्र के विशेष कुंभों से तय होती हैं, वह जनता का नेतृत्व नहीं करती हैं, कभी भी अंदरूनी संघर्ष का नेतृत्व संभाल रही होती है। पहले तो ये देरी से करी हुई नियुक्तियां हैं और जिस तरीके से की गई हैं दोनों ही बताते हैं कि कांग्रेस में संतुलन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, बल्कि सौदेबाजी चल रही है। अभी रीना बोरासी जी की बात करें तो जो चुनाव में जनता का, मैंने पहले भी कहा था, भरोसा नहीं जीत पाई, अब कांग्रेस ने उन्हें संगठन में फिट करने का एक प्रयास किया है और युवा नेतृत्व की खोज उसे बताया जा रहा है। लेकिन कहीं से भी ये महिला और युवा नेतृत्व की खोज नहीं है, बल्कि असफल चेहरों को दूसरी बार मार्केट में ला करके मैदान में उतारने का एक असफल प्रयास। जीतू पटवारी जी और रीना बोरासी जी दोनों इसका एक अपवाद उदाहरण है। ये जो ना जमीन समझते आए हैं ना जनादेश का अर्थ जानते हैं, हम इन्हें किसी भी तरह से दोष नहीं देते, क्योंकि मुझे लगता है समस्या कभी भी चेहरों में नहीं होती, या होती है तो कम होती है, लेकिन समस्या उस पार्टी में है जो हार को अपने कार्यकर्ताओं के लिए स्थापना का अवसर मानती। कांग्रेस में क्षेत्रवाद पूरी तरह से हावी है, कल जातिवाद हावी था और आने वाले समय में आप फिर देखेंगे कि भाई जाति तो कहीं पर नहीं जाती, जाति किसी भी पार्टी से नहीं जाती, आपको भी मालूम है, आप भी जाति को साधते हैं, वो भी साधते हैं। कैसा मंत्रिमंडल होगा, कैसा वहां पर मिलेगा, तो जाति किसी पार्टी से नहीं जाती। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बिहार जैसे राज्य में जाति के समीकरण को MY को बदल दिया, तुष्टीकरण से हटा करके महिला युवा में। तो हमारे लिए सबका साथ सबका विकास पहली प्राथमिकता है और इसलिए मैंने कहा कि हम इन्हें दोष नहीं देते। कांग्रेस में क्षेत्रवाद हावी है,
और रहेगा। ठीक है और यही शिल्पी अग्रवाल कांग्रेस का जल्दी डिफॉल्ट से। मोड है। देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि इन्हें मोहन यादव जी को बिहार में किस तरीके से लॉन्च करना है। ये खुद ही कंफ्यूज है कि वो वहां पर जाति साधने गए थे या फिर महिलाओं और यूथ के फैक्टर को साधने गए थे। दूसरी तरफ चुनाव तो अटल जी भी हारे थे, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? देश ने वो भी दौर देखा है जब लोकसभा में विपक्ष के रूप में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। और दूसरी बात, जब आप सबका साथ उस वक्त की राजनीति नहीं लगती है शिल्पी अग्रवाल जी, उस वक्त की राजनीति एक अलग लेवल की थी। शायद रमेश शर्मा जी ने बड़े बारीकी से देखा, हमने भी नहीं देखा लेकिन हमने पढ़ा है, कई लोगों से मैंने सुना है कि उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। रमेश शर्मा जी, उस वक्त की राजनीति बिल्कुल आपने ठीक, और आज की राजनीति में आपको नहीं लगता? बोल देने दीजिए। जी 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 मैडम, बोले जल्दी से। हाँ, और ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में एक विभाजन की बात करी जब उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस कहा। यद्यपि उसको संघ का साथ मिल गया था लेकिन फिर भी उसको पैर जमाने में समय लगा। फिर दूसरा वो चुनाव जो था वही पहले एक वोट से, अगर जब सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो चाहते तो बना सकते थे सरकार, लेकिन पहले की चीजें अलग थी सर, और आज की चीजें बड़ी डिफरेंट है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई सानिध्य नहीं है, ना उनका कोई जगह ले सकता है, ना उनकी सोच वाला कोई आदमी और इस तरह का दोबारा पैदा हो सकता है। तो आज की डेट की राजनीति बड़ी अलग है, डिफरेंट है। आपको नहीं लगता है? आप यहां पर बात है, आप 2 हारे हुए व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हो। आपको नहीं लगता है कि जनता आपके नेतृत्व क्यों, जो अपने विधानसभा में नहीं लोगों को इकट्ठा कर पाया, वोट इकट्ठा कर पाया, वो कैसे पूरे प्रदेश या फिर कैसे पूरे क्षेत्र की कमान संभाल लेगा? रमेश जी। नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही और इसमें कोई शक नहीं कि कई बार जो परिस्थिति बदलती है तो राजनीति बदल जाती है। तो इस समय की जो राजनीति है, एक और बात है, परिवर्तन एक ये भी आया है, मतदाता में जागरूकता भी बढ़ी है। और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं, अब इसको राजनीति की विशेषता कहें या इसको अपवाद कहें, ये जो व्यक्तिगत हित का जगाया है, मान लीजिए महिलाओं को पैसा लाडली बहना योजना ही हुई, तो इस तरह के व्यक्तिगत हितों की जो जागृति आई है, ये भी एक प्रकार से जागृति आई है। ठीक है, एक समय हुआ, फिलहाल समय कम है आज हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, समय हमें बस इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।